डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जामिया, जिसकी एग्जाम मुझे बताया गया है कि 24 को है। इसीलिए इस लेट नाइट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो बहुत रात हो जाएगी, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट तो जगे रहेंगे, बाकी इसको कल 22 को देखेंगे। और कल ही मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो 5वां वीडियो है, जो लास्ट वीडियो होगा, वो भी देने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन जामिया एमए एंट्रेंस टेस्ट 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2018 के पेपर को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जो सभी एग्जाम CUET, DUET, UGC नेट और सब के लिए जो है ये बेनिफिशियल होगा। सो लेट अस बिगिन। ये तो सिलेबस है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम क्या है कि ये करंट इवेंट जो ये लिखते हैं, ये इतना अर्बिट है। अभी अर्बिट इसलिए लग रहा होगा कि 4 साल 5 साल पहले की है, उन सबको तो कोई मतलब ही अब नहीं है। इसका मायने ये है कि अभी जो पिछले 6 से 8 महीने में हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में, पॉलिटिक्स और उससे रिलेटेड अन्य चीजों में भी, स्पोर्ट्स एंड अदर, उस पे आपको नजर रखनी है यदि आपको जामिया में अच्छा करना है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि करंट इवेंट से है। बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, लेकिन आर्बिट्रीनेस इसमें कुछ ज्यादा भरा हुआ है। वो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस को देख लीजिए। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करूं, एक दो डिस्क्लेमर। एक कि इसमें जितने करंट इवेंट के क्वेश्चन हैं मैं उसको नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अब उसका कोई मायने है नहीं। दूसरा, बहुत ज्यादा जो अर्बिट क्वेश्चन है मैंने उस पर रिसर्च नहीं की है, अदरवाइज ये वीडियो मैं 2-3 दिन में ला पाता। मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, आप उसको खुद देख लीजिएगा। थर्ड डिस्क्लेमर ये है कि कई क्वेश्चन इसमें इतने कंफ्यूजिंग हैं कि वो उसका कोई मायने नहीं है। सटर को जो समझ में आए वो, या उसने कहीं किसी टेक्स्ट से कॉपी पेस्ट किया है, उस टेक्स्ट के ऑथर को जो समझ में आया वो, उसको भी मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। तो आप इससे ये मत सोचिए कि सर हमें बता नहीं रहे हैं, बिकॉज आपको गलत बताने से अच्छा है कि आप खुद अपना रिसर्च करें। लेकिन उसके बाद भी काफी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि आपको काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो डेफिनेटिव क्वेश्चन और आंसर है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, जिसका कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको फायदा हो। सो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अभी गेल इंडिया ने कोई कमीशन किया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट, वही लार्जेस्ट नहीं तो ये रूफ टॉप सोलर, ठीक है। आप सॉरी, मैं इस पर टिक नहीं मार रहा हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं। फिर सेकंड भी क्वेश्चन करंट इवेंट है, हु हैज बिकम इंडियाज हाईएस्ट रैंक प्लेयर, कोई मतलब नहीं। नेम द फॉर्मर वर्ल्ड ट्रेड WTO डायरेक्टर जनरल हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे, नो नो मतलब। हाँ, इसमें यह है कि अभी के जो WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन हैं। वो एक लेडी हैं, वो अफ्रीका की हैं। उनका नाम आप देख सकते हैं, नोगोजी ओकोन्जो इयेवाला। और ये मैंने अपने करंट इवेंट में बताया है, ये पहली बार किसी डेवलपिंग कंट्री की, और वही फर्स्ट अफ्रीका से कोई WTO की DG बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च, छोड़िए ये भी करंट इवेंट है। टू मेक, अब ये वाली करंट इवेंट नहीं है तो चलिए इसको देख लेते हैं। वैसे उस समय वो करंट इवेंट थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एज ए स्कीम। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है क्या? बेसिकली ये इलेक्शन में फंडिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है, चंदा लेती है, पब्लिक से लेती है, कॉरपोरेशन से लेती है। ये एक बहुत ही टची इशू है कि क्या कॉरपोरेट घराने जो चंदा देते हैं वो पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग को क्या इन्फ्लुएंस करती है, या क्या कि क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है, कि मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड पॉलिटिशियन के साथ मिल करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इन सब पर इशू है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे अभी याचिका शायद दायर है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम लाई गई उसमें यह था कि कोई भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेट जो है वो किसी भी अमाउंट का जो है बॉन्ड खरीद सकता है, और वो बॉन्ड जिसके नाम से खरीदेगा वो पार्टी उसको भजा सकती है। लेकिन उसमें एक लिमिट था कि बॉन्ड जो है वो वैलिड रहेगा केवल 15 दिन के लिए। तो 15 दिन के अंदर में उसकी वैलिडिटी है, उसमें आपको उसको भजा लेनी है। 10 दिन का विंडो ओपन रहेगा और उसमें आप डोनेशन दे सकते हैं। इसमें जो सबसे जो थोड़ी नॉन ट्रांसपेरेंट जैसी बातें ये थी कि कौन चंदा दे रहा है इसका पता किसी को नहीं चलेगा, मतलब आपका नाम रिवील नहीं किया जाएगा, जैसे आप गुप्त दान होता है उस टाइप की है। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि क्या मतलब, चूंकि SBI के थ्रू ये हो रहा था तो कहीं सरकार तो नहीं जान जाएगी कि कौन घराना किसको दे रहा है, कॉर्पोरेट घराना। ये सारी बातें, खैर इस पे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं, इस पे काफी सारे प्रॉस एंड कॉन्स इसके डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन ये 15 दिन का विंडो, 15 दिन इसकी वैलिडिटी थी, और 10 दिन का विंडो था जिसमें कि कोई भी डोनेशन दे सकता था। उसकी ट्रेंच रिलीज होती है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नंबर 1, 2, 3, 4 रिलीज हुआ है, आप उसमें चंदा दे सकते हैं। इट्स लाइक दैट, और उसकी वैलिडिटी 15 दिन की है। इंडिया हैज एक्सक्लूडेड विच, ये भी करंट इवेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड थिनेस्ट लैपटॉप, सब जो है उस समय की है। विच स्टेट बिकेम फर्स्ट, ये सब सब उस समय की है।
वाटर एटीएम प्रोजेक्ट भी उस समय में वेस्ट बंगाल ने किया था, बाद में तो इसको उत्तर प्रदेश ने भी किया। वाटर एटीएम आप समझ सकते हैं कि मतलब वाटर का भंडार है, आरओ वाटर लगी हुई है और आप वहां से कुछ फ्री जो है 2 लीटर 4 लीटर हर घर ले जा सकता है जिसको जरूरत हो, लाइक दैट। विच स्टेट कैबिनेट लॉन्च, मुख्यमंत्री, ये सब भी उस समय में हुआ था, मैं सबको छोड़ रहा हूँ। इंडिया होल्ड्स विच पोजीशन ऑन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो यूनिट है ईटीयू, इकोनॉमिस्ट, एक बहुत बड़ी मैगजीन है, बहुत प्रतिष्ठित, उसकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करती है हर साल। अब उस समय का तो छोड़िए क्या था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट निकला है 2021 का, उसमें इंडिया का रैंक 46 है। तो ये बहुत अच्छा नहीं है कि हम 46वें नंबर पे डेमोक्रेसी में खिसक के आ गए, जबकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। इस बात को ध्यान रखें, नंबर ऑफ इलेक्टोरल मतलब जो इलेक्टोरेट है उसके बेसिस पे हम लार्जेस्ट हैं, लेकिन हमारा रैंक जो है 46 है। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास्ड ए बिल टू मेक नेशनल एंथम जेंडर न्यूट्रल, ये उस समय में करंट इवेंट था, लेकिन ये अभी भी इसकी गूंज आपको सुनाई पड़ती है। वो कनाडा था जिसने कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब अमेंडमेंट करके नेशनल एंथम को जो है वो जेंडर न्यूट्रल बनाया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, ये एक्ट में, ये आप चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। ये बेसिकली आयुष्मान भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर दी गई थी। मतलब ये कि यदि आपको कोई और इंश्योरेंस नहीं है तो आप आयुष्मान भारत आपके लिए है, जो जिसमें कि आपको बहुत नॉमिनल जो है आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, बाकी सरकार प्रीमियम वहन करेगी, और हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का बीमा, उसमें हेल्थ बीमा दी गई है। Which country has created Guinness Book of World Record by launching world's longest zip line? Zip line यदि आपको नहीं पता है तो ये फोटो देख लीजिए। ये केबल ट्रे कार जैसी होती है, लेकिन बहुत तेजी से ये दौड़ती है, 150 माइल पर आवर, मतलब फास्टेस्ट ऑफ ट्रेन से भी, राजधानी से भी ज्यादा तेजी से इसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं। और ये सबसे लंबा जो ऐसा जिप लाइन है, इसको जिप कहते हैं, जिप लाइन, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में जो है लॉन्च की गई। उसके पहले किसी और कंट्री में थी, लेकिन अभी ये लॉन्गेस्ट ये हो गया है। और ये सब भी करंट इवेंट है उस समय। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड पैन मैंडेटरी फॉर एनी एंटिटी, छोड़िए ये उस समय करंट इवेंट था। गोदावरी जो है अचीव द स्टेटस ऑफ ए न्यू वाइल्ड लाइफ, उस समय में एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उस समय में 2017-18 में गोदावरी जो है महाराष्ट्र में है। स्वच्छ भारत सैनिटेशन पार्क इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर, उस समय में मोदी जी ने एक किताब लिखा था एग्जाम वॉरियर, ए स्ट्रेस बस्टर फॉर स्टूडेंट। उस पर उन्होंने जो है बच्चों को बताया भी था कि एग्जामिनेशन में कैसे जो है लिखना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम टेंशन आपको हो। तो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके ऑथर हैं। 2018 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन, चलिए मुझे नहीं पता और ना ही अभी जानने की आपको जरूरत है, सब करंट इवेंट है। अब यहाँ पे रुक के जा देखिए कि करंट इवेंट के क्वेश्चन शुरू में ही आपको बरस पड़े हैं, करीब 15 क्वेश्चन है। तो इस बार भी आप आशा कर सकते हैं, यदि इसी पैटर्न पे है, उसे तो 4 साल पहले का क्वेश्चन है, 2021 के क्वेश्चन को देखिए जो मैंने पहले ही दे दिया, उससे आपको अंदाज लगेगा कि एक्चुअली कितना हो रहा है। जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया है, चलिए उस समय बनाया गया होगा। ये अब यहाँ से जो है इनकी जो है थोड़ी बहुत नॉन करंट इवेंट शुरू होती है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक तरह का स्टार क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्टार क्वेश्चन है जो कि कई अन्य एग्जाम के लिए भी आपको फायदेमंद है, इसलिए यदि आप सीयूईटी अदर की तैयारी करें तो गौर से देखिए। ये कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम में शुरू हुआ था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि इनफैक्ट शायद फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके टाइम में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस शुरू हुआ था। चीफ सेक्रेटरी का तो इसके टाइम में नहीं हुआ था, लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की शुरुआत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुई थी। और लोकल गवर्नमेंट के तो फादर ही रिपन को कहा जाता है, इन्होंने काफी काम किया था लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जो बाद में पंचायती राज के रूप में अभी सामने आया है। तो इसमें से ये गलत है, बाकी सब सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा कि चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट किस गवर्नर जनरल के टाइम में आया था, ये मैं नहीं खोज पाया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, या हो सकता है कि वो आजादी के बाद ही आया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सारे कुछ सही हैं, इसलिए मैं तेजी से बढ़ने के लिए कह रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल 14 के बारे में सही कहा गया है, 15, 16, 17, बिना पढ़े मत आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों आर्टिकल हैं राइट टू इक्वलिटी का, अलग अलग तरह की इक्वलिटी, इसको पढ़ लीजिएगा। सो इसलिए ABCD। यहाँ पे एक और टिप्स में जो हमेशा कहता हूं, ऑल ऑफ द अबव यदि है तो वही ज्यादा सही होने का चांस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन? पब्लिक कॉरपोरेशन का फीचर आप जानते हैं क्या क्या होती है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होती है, होली ओन्ड बाय स्टेट होता है, सेपरेट एंटिटी लीगल पर्पस के लिए होता है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बजट अकाउंटिंग एंड ऑडिट लॉज। नो, इट इज सब्जेक्ट टू बजट अकाउंटिंग और ऑडिट लॉज, इसलिए ये गलत है। तो चौथा तो सही होगा ही। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इट्स एम्प्लॉय आर सिविल सर्वेंट, जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय उनको भी सिविल सर्वेंट ही कहा जाता है। द पोजीशन एंड रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैज बीन इफेक्टेड बाय ए इमरजेंस ऑफ ए पावरफुल। देखिए ये अगेन एक स्टार क्वेश्चन है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है बहुत पावरफुल होता था तब तक जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इतना पावरफुल नहीं बना था। जब पीएमओ वो काम करने लगा है जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट करता था, वो है कोऑर्डिनेशन। हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन, फाइनली जो है पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी इसके लिए एक तरह का कोऑर्डिनेशन करना और डायरेक्शन देना, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम हो गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के बहुत ज्यादा आगे आने से कैबिनेट सेक्रेटरीट जो इंस्टीट्यूशन है उसका रोल कम हो गया है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पहले उसको पीएम सेक्रेटरीट कहा जाता था। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? ये क्वेश्चन इनका इनवैलिड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सही है। कोल इंडिया एक पब्लिक कॉर्पोरेशन भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, होल्डिंग कंपनी भी है, इसीलिए ये तीनों सही हैं, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट कैबिनेट सेंट्रल सेक्रेटरीट इन इंडिया? ये भी जो है एक तरह का मिसनोमर है। देखिए, ये क्वेश्चन ही नहीं, कम से कम इसमें 7-8 क्वेश्चन जो हैं, या 8 क्वेश्चन यस लगभग ऐसे हैं जो कि ऐसा फील होता है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, उसके डिवीजन, विंग, इस पे रिसर्च करनी है। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जामिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए कहीं भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे इस तरह का लेखा जोखा उसके डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री का नहीं जानना है। आई डोंट नो ये सेटर क्या सोच करके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट मैं दे रहा हूं कि नेट पे जा करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं, उसका क्या फंक्शन है, उतना आप देखेंगे तो रिसर्च करने लगेंगे। आई डोंट नो कैसे आप कर सकते हैं, बट एनीवेज उसको छोड़ भी सकते हैं, गेस कर सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट कोई ऐसी कोई डिपार्टमेंट है नहीं। सेंट्रल सेक्रेटरीट सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको मिला के सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जिसका हेड एक सेक्रेटरी होता है उसको सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। और वही उसी को मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सभी सेंट्रल सेक्रेटरीट के पार्ट हैं। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इसमें तो ए तो सही है कि इट असिस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन फुलफिलमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। बी में मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट पॉलिसी मेकिंग मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल सेक्रेटरीट मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पॉलिसी बनाते भी एग्जीक्यूट भी करते हैं, इसीलिए ये मुझे लगता है सही नहीं है। लेकिन ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ये दोनों सही है। तो ए सी डी मुझे लगता है ज्यादा सही है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया और रिसर्च कर सकते हैं। ये पहला वेग क्वेश्चन है। What is the correct ascending order of the following officer in the secretariat? वही मतलब secretariat means कि ministry या department में। अब अगेन आपको रिसर्च करने कहा जा रहा है। पहला जो सबसे लोएस्ट होता है वो डिप्टी सेक्रेटरी होता है, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, और सबसे ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर भी सेक्रेटरी होते हैं, यही जो है। और डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे अंडर सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे सेक्शन ऑफिसर होते हैं, सेक्शन ऑफिसर के नीचे डेस्क ऑफिसर होता है या असिस्टेंट होता है। अब ये हायरार्की आपको क्यों जाननी है, आई डोंट नो, अब इसको अरेंज कर लीजिएगा। Which of the following statement are true about the post of cabinet secretary? कैबिनेट सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी आपने देखा, कैबिनेट सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। ही वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सही है। ही इज यूजुअली द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। वो टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट माना जाता है। द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस गिव्स हिम फर्स्ट प्लेस अमंग सिविल सर्वेंट, ये तो ये सही है, तो ये भी सही है। ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, सब सही है, इसलिए ऑल सही है। विच और कैबिनेट सेक्रेटरी का सेक्रेटरीट का फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली जो कैबिनेट है, कैबिनेट क्या आपको पता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं उनकी जो ग्रुप होते हैं उसको कैबिनेट कहते हैं। वही डे टू डे जो है फैसला लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को भी सुपरवाइज करते हैं, उसके मीटिंग को कोऑर्डिनेट करना, उसके लिए एजेंडा बनाना, और जो मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट डिसीजन, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, यही कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन अभी ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है? इसमें देखिए, इट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, यस, ये एक डिपार्टमेंट माना जाता है। इट हैज फ्यू अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर अंडर इट, यस, इसके अंडर में कुछ अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिस भी हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 19 अगस्त 1947, ये भी बात सही है।
उस समय में इसको सेक्रेटरी टू द गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसको रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट कहा गया उस समय में। और ये टिल 1967 नहीं, टिल 1977 जनता पार्टी के गवर्नमेंट तक जो है इसको कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट। बाद में इसको मोरारजी देसाई जब पीएम थे तो इसको कहा जाने लगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसीलिए ये जो है डी को छोड़ करके ये गलत है, बाकी सब सही है, तो ए बी सी। ये अगेन ये स्टार क्वेश्चन है, ये भी स्टार क्वेश्चन। तो कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चन है जो और भी एग्जाम में आपको हेल्प होंगे और फिर से रिपीट भी हो सकते हैं। एन अटैच्ड ऑफिस, अभी आपने देखा कि पीएमओ में भी कुछ अटैच्ड ऑफिस है। एन अटैच्ड ऑफिस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए, अब आपको पता है लाइन मतलब ऑपरेटिव, स्टाफ मतलब एडवाइजरी, एक्सपर्ट, एंड ऑक्सिलरी मतलब जो कुछ और काम करे। तो ये स्टाफ है कि लाइन है कि ऑक्सिलरी है। बेसिकली देखिए अगेन ये साबित करता है कि जामिया ये सोचती है कि ये सब स्टूडेंट को जानना चाहिए। मुझे जामिया का क्वेश्चन देख के लगा कि जामिया के सेटर को भी ठीक से पता नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे फंक्शन होती है। क्यों? अब इस क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर होगा स्टाफ एजेंसी, मैं 100% बता रहा हूं बिना देखे हुए। क्यों? क्योंकि ये कहीं कहीं पे ये नेट पे लिखा हुआ, जब शुरू में बनी थी अटैच्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट, तो ये था कि ये लोग एक्सपर्ट एडवाइजरी सलाह जो है वो लाइन मिनिस्ट्री को देंगे, जो मेन मिनिस्ट्री है, इसलिए अटैच्ड ऑफिस कहे गए। लेकिन अभी बहुत सारे अटैच्ड ऑफिस है जो बहुत ही लाइन फंक्शन करते हैं, जो मेजर फंक्शन है वो भी अटैच्ड ऑफिस करते हैं। इसीलिए ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। तो सही आंसर इसका लाइन एंड स्टाफ एजेंसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो ऑफिशियल आंसर होगा स्टाफ एजेंसी होगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये सब पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका स्वरूप बदल चुका है अब। द डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू फेसेस। अब ये ब्ला ब्ला मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या है, यहाँ पे इसने डिफाइन भी किया है। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मिनिस्टर जो है इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली जो है लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर को, तो ये मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। लेकिन इसके साथ ही वो ऑटोनोमस भी होता है, मतलब उसको ही हैज गॉट द फुल ऑथोरिटी कि वो चाहे वो करे। वैसे तो कुछ फुल ऑथोरिटी होती नहीं है, सारा कुछ पीएमओ डायरेक्ट करता है। एक मिनिस्टर को भी जो है पीएमओ ही डायरेक्ट करता है कि अल्टीमेटली पॉलिसी कैसे लेनी है। लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि मिनिस्टर अपने मिनिस्ट्री के डोमेन में तो वो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि ही मस्ट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। तो ये किस कमिटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया होगा? अगेन मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैं नहीं 2-3 मिनट में खोज पाया क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है खोजना। मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ऐसा कहा होगा, मतलब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। आप और इसको खोज लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क किया, इसमें तो डेफिनेटिव आंसर नहीं है। द ग्रीवांस ऑफ स्पेशलिस्ट अगेंस्ट द जर्नलिस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट जो है ये ब्यूरोक्रेसी की बहुत पुरानी लड़ाई है। जर्नलिस्ट कौन है? जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जर्नलिस्ट हैं। इंडिया में केवल ट्रू जर्नलिस्ट एक ही है, आईएएस। बाकी सब स्पेशलिस्ट हैं, चाहे इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो, पुलिस सर्विस हो, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, सब स्पेशलिस्ट हैं, एक तरह के स्पेशलिस्ट सर्विस है। इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो, कोई भी हो। तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका ये चारों कंप्लेन है कि पे एंड अलाउंसेस उनको कम दी जाती है, जर्नलिस्ट को ज्यादा दी जाती है। ग्रेटर एंड क्विकर चांस ऑफ प्रमोशन होता है जर्नलिस्ट का। सेक्रेटरिएट का जो पोस्ट होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट मैन करते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है जर्नलिस्ट को ज्यादा मिलती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का। ये सारा जो है उनकी शिकायत है, इसलिए सभी ऑल ही करेक्ट है। अब एक चीज और आपको यहाँ बता दें कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे अब स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जर्नलिस्ट के ऊपर। लेकिन जो पिछड़े हुए कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री, वहां अभी भी जो है जर्नलिस्ट जो है वो रूल ज्यादा करते हैं, ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं स्पेशलिस्ट। अब क्यों होता है इस पे एक पूरी बहस की जा सकती है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो है इंडिया में कौन कौन है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सॉरी ये लिख ठीक नहीं रहा, यहां चलिए, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस। ये तीन ही जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चौथी ऑल इंडिया सर्विस जो है वो इंडियन जुडिशियल सर्विस है, जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सो कंडीशन ऑफ सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स होते हैं उनके लिए कौन तय करता है? ये यूपीएससी करती है, ध्यान रखिएगा। Which of the following civil services find mention in the constitution? ये अगेन एक स्टार क्वेश्चन है, ये बहुत जगह आपको आ सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 3 सर्विस का जिक्र है, आईएएस, आईपीएस
एंड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस का नाम नहीं लिखा हुआ है, वैसे ये है, तो ये 3 है, तो ए सी डी। स्टार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विस है, देखिए सेंट्रल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस वो सर्विस होती है जो होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, लेकिन काम वो जीवन भर लगभग स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, कभी कभी वो सेंटर में डेपुटेशन पे आते हैं। सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी होते हैं और जीवन भर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मिनिस्ट्री में काम करते हैं, मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट में ही काम करते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस तरह के जितने भी सर्विसेज हैं वो सब सेंट्रल सर्विसेज हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव सर्विस हो ही नहीं सकती सेंट्रल सर्विसेज, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। बाकी सब जो है सेंट्रल सर्विसेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन सिविल सर्विस सर्वेंट्स। ये एकदम बकवास क्वेश्चन है, आपको क्यों जानना है मेजर माइनर पेनल्टी के बारे में। ये अगेन वो 7-8 क्वेश्चन में से है जो कि मेरे अनुसार से आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसमें से रिमूवल, डिसमिसल और रिडक्शन इन लोअर रैंक ये सब मेजर पेनल्टी है, ये सब माइनर पेनल्टी है, तो बी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड कंप्लीट बैन ऑन स्ट्राइक बाय सिविल सर्वेंट। तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कंप्लीट बैन जो है, सिविल सर्वेंट्स स्ट्राइक नहीं कर सकते, वो लेबर यूनियन नहीं है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है वो 1966 में गठित हुई थी। इसके चेयरमैन वैसे तो मोरारजी देसाई थे, लेकिन बाद में हनुमंता राव थे। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड एआरसी, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फुल फॉर्म है, ये 2005-6 में शायद गठित हुई थी। इसकी रिपोर्ट 6 से 9 तक में आती रही थी। इसके जो चेयरपर्सन थे वो वीरप्पा मोइली थे। उसने 15 रिपोर्ट दिया था, वो 15 रिपोर्ट भी कई जगह पूछी जाती है। ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अभी तक इंडिया में केवल 2 ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके अलावा पे कमीशन भी जो है बहुत सारे सिविल सर्विसेज के बारे में रिकमेंडेशन देती है, अभी एक तो हम क्वेश्चन देखेंगे भी। और गोरवाला रिपोर्ट जो है 1951 में आई थी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे ही बेस्ड थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी चीजों ने कहा था, गोरवाला कमेटी रिपोर्ट। विटले काउंसिल वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन जो है गलत ढंग से लिखा गया, कोई विटले काउंसिल इंडिया में नहीं आई है। विटले काउंसिल यूके में बनी थी। विटले काउंसिल जो है सर विटले इसके चेयरपर्सन थे, उन्होंने उसके मतलब डायरेक्शन पे बनी थी। विटले काउंसिल क्या होता है यूके में कि एक परमानेंट जो है वो रिजोल्यूशन काउंसिल होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए। हर फैक्ट्री में विटले काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें कि इस लेबर साइड के भी मेंबर होते हैं और मैनेजमेंट साइड के भी, जिससे कि लगातार उसमें कोऑर्डिनेशन हो और कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए और कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसको जो है किया गया, उसका नाम, उस इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया JCM, सॉरी यहां पे लिखता हूं, JCM, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो है वो विटले काउंसिल का इंडियन रूप है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है कि विटले काउंसिल वर इंट्रोड्यूस। नो, विटले काउंसिल जैसा चीज JCM के फॉर्म में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1950s, लेट 50s में मुझे लगता है, या 60s में, जिसमें कि स्टाफ साइड जो होते हैं, जो कि स्टाफ साइड कौन होंगे, क्लर्क, प्यून, ये सब जो होते हैं वो उनके मेंबर, और जो मैनेजमेंट साइड कौन होंगे, जो ऊपर के ऑफिसर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ये, इन लोगों के बीच में कभी ताना तानी ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में बातचीत बनी रहे, उसके लिए JCM होता है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के तहत JCM की बैठक होती है। इसको जो हेड करता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। अभी आपने कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल देखा, तो वो JCM का भी चेयरपर्सन वही होता है। और ये सेकेंड पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे JCM मैकेनिज्म लाई गई थी, जो कि विटले काउंसिल जो यूके का है उसके तर्ज पे लाई गई है। Which of the following principle is the counterpart of doctrine of ministerial responsibility? ये क्वेश्चन को मैं एक इनवैलिड क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि मेरे अनुसार से मेरी लिमिटेड नॉलेज जो भी है इसमें से कोई मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें होना चाहिए था ऑटोनॉमी। आपने अभी देखा कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यदि मिनिस्टर को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एक्ट के लिए वो जवाबदेह है पार्लियामेंट को, तो उसको फुल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए कि वो क्या डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे एनोनिमिटी के बजाय ऑटोनॉमी होनी चाहिए। पता नहीं इसमें और क्या है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, रिसर्च कर लीजिए।
42nd constitutional amendment has introduced an innovation in the Indian constitution in the form of a new article 323A. It provides, ये स्टार क्वेश्चन है, ये छिपा हुआ क्वेश्चन है, आपको कभी भी आर्टिकल 323A पूछा जा सकता है। ये सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट बोलते हैं इसको। इसमें ना कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट है उनको यदि कोई तकलीफ हो, पे, प्रमोशन, ट्रांसफर या कोई उनके साथ अन्याय हो, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो वो कैट में मूव कर सकते हैं और उसके लिए आपको उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है और बहुत त्वरित कार्रवाई होती है और कम पैसे में होती है, खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल 323A है, ये 42nd अमेंडमेंट से जो है इंट्रोड्यूस किया गया इंदिरा गांधी के टाइम में। तो ये जो है यहाँ ए जो है वही है, पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इन इंडिया हु अपॉइंट्स द स्पीकर, प्रो टर्म स्पीकर जो है वो कौन अपॉइंट करता है, और एक्टिंग चेयरपर्सन जो राज्यसभा का है, जब हाउस बैठती है ना कोई इलेक्शन के बाद, तो कोई स्पीकर तो होता नहीं, क्योंकि स्पीकर का तो एक तरह से इलेक्शन होती है, और कोई जो है उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी जो है मतलब यदि मान लीजिए कि तय नहीं हुआ है तो एक्टिंग चेयरपर्सन बनाना पड़ता है। तो उन दोनों को, एक्टिंग चेयरमैन तो मत कहिए, वाइस प्रेसिडेंट तो रहते ही है, एक्टिंग डिप्टी चेयरमैन कहिए, ये गलत यहाँ पे लिखा है। तो ये दोनों जो हैं वो प्रेसिडेंट प्रपोज करते हैं कुछ समय के लिए, चलो तुम प्रो टर्म स्पीकर बन जाओ, जब तक कि स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता है, तुम प्रो टेम जो है या एक्टिंग डिप्टी चेयरपर्सन बन जाओ राज्यसभा के, जब तक कि कोई डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है। सो प्रेसिडेंट। Which of the following is the specific provision dealing with amendment of the Indian? अब ये सब लड्डू क्वेश्चन, ये पूछा है कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट से डील करता है स्पेसिफिकली, तो आर्टिकल 368। अब ये सब बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैच करने दिया है, ये भी एक इनवैलिड क्वेश्चन है। कैसे इनवैलिड क्वेश्चन है, देखिए आप, ये कह रहा है कि ये इसका कैडर कंट्रोलिंग कौन है, मतलब किस मिनिस्ट्री से संबंध है, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंध है, यहाँ कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये तो सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट से होगा, और इंडियन फॉरेन सर्विस जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, और इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो होम अफेयर से। तो इसलिए ये गलत है, इसका जो आंसर है कोई भी इसमें मैच नहीं करेगा, इनवैलिड है ये। परफॉर्मेंस बजट इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बार किया है परफॉर्मेंस बजट, जिसमें कि पैसा प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के आधार पे दी जाती है, वैसे समझिए होल सोल परफॉर्मेंस, ना कि लाइन आइटम बजट। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था। वैसे अपल बाय जो है, पॉल अपल बाय, ये 1950s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बुलाया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, इन्होंने स्टडी किया था, इनके रिकमेंडेशन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में खोला गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1954 में खोला गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में, ये किसके रिकमेंडेशन में खोला गया, तो पॉल एच एपल बाय। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि परफॉर्मेंस बजट पे भी उन्होंने स्टडी किया था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया परफॉर्मेंस बजट। द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजट कौन है, ये अमेरिका में पहली बार आई थी जीरो बेस्ड बजट, इंडिया में भी 1980s में अपनाई गई। इसमें जो है जीरो बेस्ड बजट का मतलब ये होता है कि बजटरी जो प्रोविजन है वो जीरो बेस लाइन से शुरू होती है, मतलब बेसिकली बजट में इंक्रीमेंटलिज्म होती है। चार्ल्स लिंडब्लॉम को याद कीजिए, इंक्रीमेंटलिज्म मतलब कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कभी जीरो नहीं किया जाता है। मान लीजिए आयुष्मान भारत चल रहा है, अब ये सरकार यदि बदल भी जाएगी ना, तो आयुष्मान भारत में कहा जाएगा कितने दिए गए पैसे भाई, तो 20,000 करोड़, तो चलो इस बार दे देते हैं 18,000 करोड़ या 22,000 करोड़। लेकिन जीरो बेस बजट कहता है कि आयुष्मान भारत को हमने दिया जीरो, सभी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को या स्कीम को जीरो। अब आप दलील दो कि क्यों आयुष्मान भारत को बजट मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। तो हर जो प्रोजेक्ट है वो जीरो बेस लाइन से शुरू होती है, इसको जीरो बेस बजट करते हैं। इसके जो क्रिएटर है उनका नाम रख लीजिए, पीटर फैर। अब कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फैर, आई डोंट नो, तो इसको रख लीजिए, ये आपको आगे आने वाले में पूछा जाता है क्विज टाइप का, हु इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस बजट। चलिए इसको भी स्टार क्वेश्चन कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये सब लड्डू क्वेश्चन है, बहुत आसान, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वहां एक डिवीजन है वो बजट डिवीजन। अब यहाँ याद कर लीजिए, डिवीजन का हेड जो है डिप्टी सेक्रेटरी होता है एज पर ऑफिशियल, आजकल तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, तो डिप्टी सेक्रेटरी डिवीजन को हेड करते हैं। क्यों करेंगे इतने बड़े डिवीजन को, तो इवन एडिशनल सेक्रेटरी भी हेड कर सकता है। तो वो जो बजट डिवीजन है वो
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है, वही बजट बनाती है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में है। द टेक्निक ऑफ सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होती है, जुडिशियल कंट्रोल होती है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल होती है, और अल्टीमेटली कुछ सिटीजन का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। एक तो पब्लिक ओपिनियन, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा प्रेशर ग्रुप के थ्रू भी होता है सिटीजन का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो बी और डी, बाकी तो ये सब नहीं है। इलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी से थोड़े उन पे प्रेशर डाला जा सकता है, वो तो सरकार बदल सकती है। तो बी एंड सी। Which of the following is not a tool of executive control over public administration? जैसा मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी होती है, मतलब अपना खुद का इंटरनल जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसका कि खुद पार्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, जो हायरार्की होती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लाइन एजेंसी है, जो हायरार्की, लाइन ऑफ कमांड, सिविल सर्विसेज कोड, ये सब जो है एक तरह का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अपील टू पब्लिक ओपिनियन आपने देखा, ये तो पब्लिक की जनरल पीपुल का कंट्रोल है, सिटीजन कंट्रोल है। जुडिशियल कंट्रोल यहाँ पे क्वेश्चन है, अब लगातार एक ही तरह क्वेश्चन पूछे हैं। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स इमिनेट्स फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ, तो जुडिशियल कंट्रोल किस फॉर्म में होती है? मंडुमस, रिट, मतलब करो ये काम क्यों नहीं करोगे। तो जुडिशियल रिव्यू जो है जिसके तहत की रिट पिटीशन दायर करती है, मेरे अनुसार से सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो उसी के थ्रू जो है जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पे कंट्रोल करती है, सेपरेशन ऑफ पावर से नहीं करती मेरे अनुसार से। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, और पढ़ लीजिए। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब लड्डू क्वेश्चन है। यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं या सीरियसली तैयारी करें तो आपको पता होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन पहली बार स्वीडन ने किया। यदि आपको कहीं भी पहली बार कुछ कुछ चीजें आए ना, तो आप स्वीडन को मार सकते हैं। जैसे पहली बार ओम्बड्समैन भी जो है स्वीडन में आया, पहली बार राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी स्वीडन में आया। लेकिन ऐसा नहीं कि सब चीज पहली बार वुमेन को वोट जो है न्यूजीलैंड में मिला, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे, बजट भी जो है वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे, मंडुमस जो है आपने अभी देखा, मैंने बताया जुडिशियल कंट्रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, और लोकायुक्ता ये कहते हैं सिटीजन का कंट्रोल है, मैं इस पे डाउट करता हूं, लेकिन और कोई इस पे बैठता नहीं है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल तो यहाँ कोई नहीं है, तो लोकायुक्ता जो है वो सिटीजन्स कंट्रोल है मेरे अनुसार से। वैसे इसमें यही बैठ ही रहा है, क्योंकि यदि आप इसको मैच करेंगे, अब आगे कर लीजिएगा, तो यही बैठता है। अब इस पे भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि क्या लोकायुक्ता एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। मुझे लगता है ज्यादा लोकायुक्ता सिटीजन कंट्रोल है मेरे अनुसार से, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड फॉर, अब ये देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर भी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता है, प्राइमरली लॉ एंड ऑर्डर करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इसलिए तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन ए डिस्ट्रिक्ट भी है। तो मेरे अनुसार से ABCD होना चाहिए था, इसमें छूट गया है। अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, मेरे अनुसार से सभी इसमें सही है, ऑल। The most commonly used nomenclature for the head of the directorate in the state administration, ये सब भी पुरानी बातें हैं। डायरेक्टरेट उसको कहते हैं जो कि पॉलिसी एग्जीक्यूट करता है, जो पॉलिसी बनाते हैं वो मिनिस्ट्री में होते हैं, और जो डायरेक्टरेट होते हैं उस पॉलिसी को सीधा फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, और उसका हेड को डायरेक्टर कहते हैं। Which of the following factor is not responsible for the decline in the prestige and authority of a district collector in the post-independence era? ये स्टार क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्रेस्टीज में आया है फर्क, किन किन कारणों से? क्योंकि पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट बदल गया, तो वो माई बाप नहीं रह गए। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कोई कारण नहीं है। लेकिन ये भी कारण है एक तरह से, क्योंकि कलेक्टर एक समय में जुडिशियल पावर भी होल्ड करता था, वो कोर्ट भी लगाता था। अब चूंकि एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया तो उसकी जो थोड़ी सी हैसियत कम हो गई। रिप्लेसमेंट ऑफ ICS बाय IAS, ये कोई मतलब नहीं है। इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बाय पीपुल चूंकि पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गए हैं, इससे भी उनके पावर में जो है कमी, ऑथोरिटी में कमी आई है। तो ABD जो है मेरे अनुसार से सही होना चाहिए। लेकिन इसमें यदि आप देखोगे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो नॉट रिस्पॉन्सिबल केवल C जो है
सही है, केवल सी ही नॉट रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सब रिस्पॉन्सिबल हैं। Which of the following statement with regard to Prime Minister Office Secretary incorrect? अब फिर से आपको पूछा जा रहा है और अपने ही आंसर को ये जो है यहां गलत कर रहा है, इसलिए ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों? क्योंकि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1950। नहीं, गलत है, 1947 में आया था। इट एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नो, गलत है। सिंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पीएमओ नहीं लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर केवल लिखा हुआ है। सिंस 1978, नो, 1977 से जो है इसको पीएमओ कहा जाता है। इट हैज नो अटैच और सबऑर्डिनेट ऑफिस। आपने अभी देखा कि ऐसा नहीं है, इसको है अटैच है सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो सभी गलत हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑल आंसर सही नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है। इसमें ऑल जो है गलत है, इसमें चूंकि इनकरेक्ट कहा है तो ऑल इनकरेक्ट है, ऑल इनकरेक्ट। The scrutiny exercised by Ministry of Finance over budgetary estimate prepared by the administrative minister। अब देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री बजट अपना बनाती है, सबसे पहले इसको स्क्रूटनी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो करता है कि आपको इतने पैसे क्यों मिलने चाहिए। उसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं, DFG, डिमांड फॉर ग्रांट। जो बजट सेशन पार्लियामेंट को, तो सबसे पहले उसमें डिमांड फॉर ग्रांट पे बहस होती है और वोटिंग होती है। जब ये पास हो जाता है तो फिर अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाता है कि ये जो पास हो गया है डिमांड फॉर ग्रांट, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने की परमिशन दीजिए। उस बिल को अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। जब वो पास हो जाती है तो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाती है। फिर लास्ट में फाइनेंस बिल पेश होता है जिसमें कि टैक्सेशन प्रपोजल होते हैं। ये जो 3 प्रोसेस होती है, DFG पे बहस और पास होना, वोटिंग होना, एप्रोप्रिएशन बिल का पास होना और फाइनेंस बिल का पास होना, इन तीनों को मिला करके बजट कहा जाता है, बजट प्रोसेस कहा जाता है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बजटरी एस्टिमेट पे जो स्क्रूटनी करती है वो किस टाइप का है, वो कैसा है। इट इज मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन, मुझे लगता है कि पॉलिसी पे नहीं होता है। जनरली पॉलिसी तो तय हो जाती है, ये वो केवल देखते हैं कि नॉमिनल होता है स्टैंडिंग चार्जेस से, मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। बेसिकली इस बेसिस पे होता है। इज मोर डिटेल्ड इन रिस्पेक्ट टू न्यू आइटम। यदि न्यू आइटम आप जोड़ते हैं तो मेरे अनुसार से ए को छोड़ करके सही, सब सही लगता है, तो BCD ज्यादा सही है। पॉलिसी नहीं देख पाती क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ज्यादा स्क्रूटनी नहीं कर पाती है पॉलिसी मैटर पे। वो इकोनॉमी देखती है, बजट देखती है कि पैसा हमारे पास कितना है, पहले कितना आया था, इंक्रीमेंटलिज्म, ये सब बेसिस पे देखती है। बाकी जो पॉइंट आपने देखा, वंस द लोकसभा इज एडजॉर्न्ड साइने डाई। देखिए, लोकसभा जो है डिसॉल्व होती है, एक हो गया कि उसको जो है जब उसका टर्म पूरा हो जाए तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। दूसरा प्रोरोग होता है, प्रोरोग, ये सब लीगल टर्म है। प्रोरोग का मतलब होता है जब एक सेशन खत्म हो जाती है तो राष्ट्रपति कहते हैं चलिए अब प्रोरोग हो गया, फिर राष्ट्रपति बोलते हैं कन्वीन करो विंटर सेशन। जैसे अभी जो है बजट सेशन खत्म हो गई है, अब मॉनसून सेशन अभी प्रोरोग्ड है, लोकसभा जो है या राज्यसभा। अब राष्ट्रपति बोलेंगे कि चलो अब तुम लोग मॉनसून सेशन में कन्वीन करो, जब वो आदेश देंगे तो फिर पार्लियामेंट कन्वीन होगी। लेकिन एक तीसरे तरीके से भी वो जो है एडजॉर्न होती है, वो है एडजॉर्न साइने डाई। मतलब दिन में हंगामा हो गया, किसी इशू पे हंगामा हो गया, तो स्पीकर कहते हैं चलो एडजॉर्न साइन डाई, मतलब उस समय में सब सभा बंद हो जाती है। उसको फिर से बुलाने का जो पावर है कि हाउस को कन्वीन करने का साइने डाई के बाद, वो स्पीकर को, उसमें प्रेसिडेंट बीच में नहीं आते हैं। बाकी जो 2 मेथड है जो मैंने आपको बताया, प्रोरोग होना वो प्रेसिडेंट के हाथ में है और जो डिसॉल्व होना भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। Which of the following are true? Estimate committee recommended the separation of accounts from audit। अब ये इतना ज्यादा अरबिट और डिटेल है कि मैं आपके रिसर्च के लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 15-20 मिनट लगते तो ये वीडियो आज रात भी नहीं आ पाता, और इतनी आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। इट इज सो डिटेल एंड अरबिट। Which of the following are the British legacies in Indian administration? तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, बाइकैमरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां यूनिटरी स्टेट है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब उससे हमने लिया है, इसको छोड़ के तो A, B, D जो है मेरे अनुसार से सही लगता है। C तो हो ही नहीं सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैट्यूटरी बॉडी? तो यहां पे देखेंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है, जो किसी एक्ट से बनता है। तो ये किसी एक्ट से बनी है, ये भी
रेलवे बोर्ड एक्ट से बनी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी एक्ट से बनी है, केवल यही एक एक्ट से नहीं बनी है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ए, बी, सी होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे मिला है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये मोर और लेस सही है जो मैंने देखा है। ये रिजोल्यूशन से बनी थी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, बाकी सब एक्ट से बनी है। सिविल सर्विसेज कोड आपने देखा कि एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। कवर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, तो ये सब यही मैटर कवर करता है। इंटीग्रिटी है, मैरिटल रेस्ट्रिक्शन है कि एक से अधिक शादी नहीं करेंगे, लॉयल्टी टू द स्टेट है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स है, सारा कुछ है। तो ABCD ऑल। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आप ये निकाल के केवल ले जाइए कि सिविल सर्विसेज कोड जो है वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इससे ये भी निकाल लीजिए, फिर से याद कर लीजिए कि मंडुमस या अदर रिट्स जो हैं वो जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा बजट हो गया या नो कॉन्फिडेंस मोशन, मेनी अदर जो है क्वेश्चन पूछना एंड अदर, वो लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है। द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस इन नंबर ऑफ वेज, ये अगेन एक स्टार क्वेश्चन है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत तरीके से डेवलप होता है। डेवलप मतलब मैच्योर होता है किसी कंट्री में, क्योंकि एक समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है लेकिन समय के साथ उसको जो है बदलते रहना पड़ता है। किसकी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, या तो उसको अमेंड किया जाए या कन्वेंशन डेवलप हो, जैसे ब्रिटेन में हुआ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी होता है, लेकिन प्लेबिसाइट एंड रिकॉल मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं जनमत संग्रह करा करके। कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद उस तरह से नहीं बदल सकते हैं रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करके, तो शायद यही सही होगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर करेक्टली मैच्ड, ये भी स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई जगह मैंने देखा है कि ऐसा ये टेक्निकल टर्म, लीगल टर्म पूछ देते हैं। इसमें जो तीन टाइप का फिसेंस जान लीजिए। एक होता है नॉन फिसेंस, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए यदि वो नहीं करती तो ये नॉन फिसेंस है, अपनी ड्यूटी को नहीं करना। दूसरा है मिस फिसेंस। मिस फिसेंस है कि जानबूझ के आप गलत करते हैं, जो आपको करना चाहिए वो नहीं करके आप गलत कर रहे हैं। और मैल फिसेंस सबसे खराब है कि आप जानबूझ के गलत भी करते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं अपने उस गलत एक्ट से, मैल फिसेंस। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, दो ही सही है। मैलफिसेंस इज अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी एंड एरर ऑफ लॉ इज मिसफिसेंस। आप इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, लेकिन ये दोनों स्टार क्वेश्चन है, कहीं कहीं आपको पूछा जाएगा। अब ये एक बहुत ही वेग क्वेश्चन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज अंडरगोन ए सब्सटेंशियल चेंज ड्यू टू, अभी आपने देखा कि कलेक्टर का जो रोल कैसे घट गया, हम लोगों ने देखा। फिर से इनको पूछने की जरूरत ही नहीं थी, वो भी इतना वेग। तो इसमें जो इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर मुझे किसी ने बताया कि इसमें रोल ऑफ मास मीडिया है, यहाँ पे कट गया है। ये मुझे याद इसलिए आता है कि मैंने पिछली बार भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगता है कि सही इसका आंसर होगा राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अभी आपने देखा वन ऑफ द रीजन है कि लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हो गया है, माई बाप कल्चर खत्म हो गया, इसलिए रोल ऑफ कलेक्टर का बहुत ही चेंज हो गया है। उसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं कि एजुकेटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर पे कम हो गया। इस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ, पंचायती राज एंड अदर, उससे भी कलेक्टर का रोल थोड़ा घटा एंड मेनी अदर। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज रिसोर्टेड टू बाय गवर्नमेंट, ये एकदम लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो आप पढ़ लेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि आपने कमाया 90 रुपया, आप खर्च कर रहे हो 100 रुपया, तो 10 रुपया कहाँ से लाओगे? लोन लेके, चाहे आप घर से लो चाहे बाहर, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, या नोट छापोगे तो नोट छापना तो और मुश्किल है। कंसिडर द फॉलोइंग, राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज, इसमें देखिएगा तो इंक्रीजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यस। मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू पीपल, यस। मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, ऐसा कुछ नहीं, क्यों इनोवेटिव बनाएगा? इनफैक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई है, ज्यादा संकुचित हो गई है, वो इनोवेशन करने से बचती है, क्योंकि लगता है कि कभी भी राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछा जाएगा कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसमें आपने कहां से इतना अपना दिमाग चला दिया, किस रूल के तहत लाया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेटिवनेस जो है घटी है आरटीआई में, तो ये नहीं होगा। मेक पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग, ये भी है, तो इसमें सी को निकाल दीजिए, तो ए बी डी जो है वो सही है। Consider the following statement: principle of collective responsibility, principle of ministerial responsibility, practice of delegated legislation। ये तीनों, अब पूछते हैं which of these statement are correct। स्टेटमेंट है कहाँ, मुझे नहीं पता ये क्या पूछना चाहते हैं, ये सब इनवैलिड क्वेश्चन है, लेकिन ये तीनों चीज है, बस दैट इज देयर। ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाए ठीक से। वैसे प्रैक्टिस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते किसको हैं, ये मैंने कई बार बताया, लेकिन आप सबको पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते ये जानना चाहिए। देखिए होता क्या है, एक्ट कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। कभी क्या एग्जीक्यूटिव एक्ट बनाते हैं, लेकिन बड़ी एक अजीब आयरनी है, या एक अजीब इंटरेस्टिंग बात है कि एक्ट जो है बहुत छोटा होता है। आप कोई भी एक्ट देखेंगे तो 17-18 पेज का होगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हजारों पेजेस का रूल रेगुलेशन ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाने पड़ते हैं, और वो इंटायरली एग्जीक्यूटिव बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, और वो छुपा रहता है पार्लियामेंट की नजर से। बाद में वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता है, लेकिन वो हजारों पेजेस को कौन स्क्रूटनी करता है। उस रूल रेगुलेशन को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर्स ने अपनी पावर जो है लॉ बनाने की, वो डेलीगेट कर दिया है एग्जीक्यूटिव को। और इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेचर के पावर को डाइल्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव के पावर को बढ़ा रहा है। ये सेपरेशन जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, उसको डाइल्यूट कर रहा है, और इससे डेमोक्रेसी में हार्म हो रहा है, ऐसा कई लोग कहते हैं। Which one of the following was established to improve administrative efficiency of the government department? अब इसको यदि आप देखेंगे तो ये सब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सब तो नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया था, ओएनएम डिवीजन जो है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, उसका काम ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्शन करते हैं कि आपका काम क्या है, बिजनेस एलोकेशन रूल के अनुसार उस काम के लिए कितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, अभी कितना है और चाहिए कि नहीं, ये ओएनएम करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का पार्ट माने जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी कहते हैं, उसके अंदर ये आती है ओएनएम डिवीजन। Consider the following statement: recruitment to the Indian Administrative Service is made by open competitive exam, yes. Promotion to member of civil services, and third जो है, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये भी सही है कि selection in special cases from among persons who hold gazette post under the state government and are not member of the state civil services, लेकिन gazetted पोस्ट पे हैं और बहुत उन्होंने अच्छी काम किया है स्टेट गवर्नमेंट में, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट आईएएस पोस्ट के लिए रिकमेंड करती है। तो ये तीनों मेरे हिसाब से सही हैं, इसलिए भी कि ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन मार्क मैंने किया है थर्ड पे। फिस्कल पॉलिसी एम एट, फिस्कल पॉलिसी देखिए दो टाइप की पॉलिसी जो है फाइनेंस में बनाई जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कंट्री में। एक सरकार बनाती है, एक आरबीआई बनाती है। जो सरकार बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, वो टैक्स से रिलेटेड होती है, और जो आरबीआई बनाती है उसको मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं, वो इंटरेस्ट रेट और मॉनिटरी सर्कुलेशन को चेक करने के लिए बनाई जाती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब अभी आपने सुना होगा, रेपो रेट बढ़ी। तो फिस्कल पॉलिसी इन चारों में पढ़िएगा तो सब कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट नहीं है, मेकिंग क्रेडिट अवेलेबल, ये सब मॉनिटरी पॉलिसी का है, एक्सलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ केवल हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सिटीजन्स पार्टिसिपेशन मेक्स द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट बट नॉट इफिशियंट, ये स्लो कर देगा, इसलिए इफिशियंसी तो घटेगी लेकिन ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, इसलिए सी ऑड वन आउट है। Who among the following, 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, who among the following is the sole representative of a state government in the district? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा कौन होगा? आई डोंट नो क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गुड गवर्नेंस जो है वर्ल्ड बैंक के किस रिपोर्ट में था? ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। 1992 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस का पहली बार जिक्र आया था। यहाँ पे एक बार फिर आपको याद दिला दें कि इंडिया में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इस बार फैसला लिया गया है कि अब गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा, उसी वीक में जिसमें 25 दिसंबर फॉल करेगा। Which one among the following is not a function of the state secretariat? आपने देखा सेंट्रल सेक्रेटरीट, अब स्टेट सेक्रेटरी के बारे में पूछ रहे हैं। टू असिस्ट ए मिनिस्ट्री इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, इट एक्ट एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है,
to prepare draft of the legislation to be introduced in the legislative assembly है, to assist the legislature in the secretarial work. No, वो legislature को assist नहीं करते, वो executive function करते हैं. Which one of the following state has a joint all India service cadre with Arunachal Pradesh, Goa and Union Territory? इस cadre को जो ऑल इंडिया सर्विस जो होती है आईएएस, उसका एक कैडर होता है, उसका नाम है अगमुट कैडर. कैडर का मतलब कि कौन सा स्टेट दिया गया, तो कुछ स्टेट मिल करके कैडर बनाते हैं, उसमें से एक तो असम और मेघालय मिलकर बनाते हैं, दूसरा अगमुट कैडर जो बहुत बड़ा है, उसमें क्या क्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और 8 यूनियन टेरिटरी इसमें आते हैं. तो इसमें इसका मतलब है कि आपको ये कैडर मिलता है, आईएएस आप बनते हैं और अगमुट मिलता है, तो कभी आपकी पोस्टिंग लद्दाख में होगी, कभी दिल्ली में होगी, कभी दमन दीव में होगी, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी गोवा, कभी मिजोरम में होगी. तो ये मिजोरम स्टेट इसमें से है, मतलब जो एक स्टेट जो उसमें है वो मिजोरम है, यहां चुन लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो रियल या पॉपुलर अथॉरिटी नहीं है, टाइटुलर एंड डी जीरो है. डी जीरो का मतलब होता है जो कि कानून के अनुसार है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है. एक्चुअल में जो होता है उसको डी फैक्टो कहते हैं. डी फैक्टो अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास में है और डी जीरो जो है वो प्रेसिडेंट के पास में इंडिया में. इसके अलावा पॉलिटिकल नॉमिनल, तो पॉलिटिकल है इसलिए ये सही नहीं है, क्योंकि दो ही सही यहाँ पे है, क्योंकि उससे बेहतर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल. तो बी और डी ज्यादा सही है, अदरवाइज पॉलिटिकल नॉमिनल भी हो सकता था, लेकिन ये ज्यादा सही है क्योंकि दो ही आपको चुनना है. 77 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी. नो, ये आर्टिकल 2021 के तहत जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको नहीं कर सकते हैं. ये आर्टिकल जिसके तहत कि प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी में सस्पेंड करते हैं वो आर्टिकल 359, ये भी पूछा जाता है. तो ये गलत है. प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस एनी चीफ मिनिस्टर. नो, नहीं कर सकते. तो जब ये दो गलत हो गया और यहाँ दो ही केवल सही है, इसका मतलब है कि आगे हमको झांकना ही नहीं है, सी और डी सही होगा ही. अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से सी सही है कि नहीं, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ, मैं इस पर रिसर्च करके नहीं बता रहा हूं, बाय वर्च्यू ऑफ द वे क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड, सी और डी को सही होना मस्ट है, इसलिए सी और डी मैंने टिक मार दिया. बाकी आप और रिसर्च कर सकते हैं सी के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा? टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, यस, राज्यसभा नहीं कर सकती. टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, गलत, राज्यसभा भी बराबर का हिस्सेदार है. टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल केवल नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ला सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि ये पॉपुलर हाउस है. टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, नो, ये राज्यसभा को बराबर पावर है. तो ए एंड सी, तो ए एंड सी में एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा को. चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कैन बी रिमूव्ड इफ, ये भी एक इनवैलिड क्वेश्चन है, उनको हटाया जा सकता है यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो हट जाएंगे, सही है. ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि यदि लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपर हाउस है, उसके लिए अकाउंटेबल है नहीं. लेकिन ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी सही है. तो ये तो बेकार की बात है. ए रिजोल्यूशन इज, कितने भी मेजोरिटी से लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीफ मिनिस्टर को. और इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, उससे भी चीफ मिनिस्टर डिसमिस नहीं होता. यदि ओपिनियन गवर्नर का ऐसा है तो उसको एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजनी होगी, और यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को स्वीकार कर ले और प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दे आर्टिकल 356 के तहत, तब जाकर के चीफ मिनिस्टर डिसमिस होता है. इसीलिए ये भी सही नहीं है. अब यदि आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन जो है ए और बी नहीं है इसमें, इसीलिए वो है, सॉरी ये है, तो ए एंड बी. चलिए ठीक है, मैं गलत हूं, ये ए एंड बी है, तो ए एंड बी सही होगा. लेकिन मुझे क्यों लगता है अभी भी कि इन्होंने डी को भी सही कर दिया होगा. ऑफिशियल आंसर इसका ए बी डी होगा, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन हार्मनी विद द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ? ये एक वेग क्वेश्चन है. रूल ऑफ लॉ आप जानते हैं, एवी डाइसी को याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है किन्होंने रूल ऑफ लॉ फर्स्ट टाइम दिया, वो एवी डाइसी ने दिया. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर ना तो गवर्नमेंट की होती, मतलब आर्बिट्ररी पावर नहीं है गवर्नमेंट की कि कुछ भी कर दे. गवर्नमेंट भी एक लॉ से बंधा होता है, सिटीजन भी लॉ से बंधा होता है, सभी एक रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं और लॉ के सामने सभी इक्वल होते हैं. दिस इज रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ जो है इंडिपेंडेंट, नॉट इन हार्मनी. तो नॉट इन हार्मनी यदि आप देखें तो
डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ऑफिसर नहीं होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ के अनुसार, तो डी तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डी तो सब में है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से कोई भी आपको लगता है कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं। यदि ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट नहीं चलाना चाहिए, मतलब सेपरेशन होना चाहिए, तब तो बी, सी और डी तीनों ही जो है सही हैं, तो ये सही हो जाएंगे। बट ये पूरा ही वेग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट इन जस्टिस? तो वो तो सिंपल है, इम्पार्शियलिटी। जस्टिस को इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इससे बड़ा और कोई वर्चू जस्टिस का नहीं है। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो नहीं है जिसको कि चेंज ना कर पाए, तब तो वो तो मतलब कि हो गया फॉसिल, मतलब जमा हुआ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं। रिजिड तो क्या, वो तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिजिड वो है दैट कैन ओनली बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल प्रोसीजर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग होती है, जैसे डे टू डे लॉ, उससे सेपरेट यदि थोड़ा मेहनत करके अलग कोई बॉडी हो जो बनाए, या अलग प्रोसेस से बनाए, तब वो थोड़ी रिजिड होती है। द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का सबसे इसेंशियल फीचर है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा दूसरी इसकी इसेंशियल फीचर है कि इसका निपटारा करने के लिए दो जो यूनिट है, फेडरल स्टेट, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। सो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल स्टेट गवर्नमेंट। द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिकेट ए कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। कॉमन सेंस क्वेश्चन मैं उसको बोलता हूं जो कि सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ कॉमन सेंस आप उसको टिक मार सकते हैं। आप जब यहां आएंगे ना, when both central government and regional government are coordinate, they do coordinate, and independent body, coordinate and independent body, तो मतलब कि ये जो है ना तो सबऑर्डिनेट है ना डिपेंडेंट है। विच वन ऑफ द, ये देखिए, विच वुड बी बोथ फेडरल एंड यूनिटरी अकॉर्डिंग, नो ऐसा नहीं, तो डी सबसे सही है, सबसे सही यही है। इन रिलेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज, अब ये भी एक वेग क्वेश्चन है। देखिए, जब से लोकल गवर्नमेंट को 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिल गया, तब से ना तो वो सबऑर्डिनेट हैं, लेकिन वो सबसे अच्छा हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेट अथॉरिटी हैं। क्यों? क्योंकि वो मिल के स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो बी सबसे सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये इससे भी आता है कोऑर्डिनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट ध्यान रखिए, यहाँ पे डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ये आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन हम लोगों का दिमाग ऐसे कई बार काम करता है एग्जाम में कि हम नॉट को नहीं पढ़ते हैं। हम लिखा है कि विच इज नॉट करेक्ट, और हम करेक्ट में पहला ही को टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ करेक्ट है। The chairman of the Raj Sabha is elected by the elected member of the Raj Sabha. No, चेयरमैन एक ऐसा पोस्ट होता है जो एक्स ऑफिसियो होता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट उस हाउस का मेंबर भी नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का चेयरमैन जो है क्या उसका मेंबर होता है? नहीं होता है। वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट वो अपने आप चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होती, इसलिए गलत है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिजाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन। नो, स्पीकर प्रिजाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्शन ऑफ, नो ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग लेते हैं पार्लियामेंट के, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भाग नहीं लेते और प्रेसिडेंट के इलेक्शन एमएलए भी भाग लेते हैं। तो इसलिए चौथा अपने आप सही हो जाएगा, पढ़ लीजिए। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैव वोटिंग राइट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बट नॉट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। केवल इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं, इसके अलावा एमएलए भी करते हैं प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं करते। दूसरी बार कह रहा हूं। Who amongst the following acts as the presiding officer of the house without being its member? वही चीज वो पूछ रहे हैं कि विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के बिना मेंबर हुए उसका चेयरपर्सन कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है? पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 से लेके और 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का यही मतलब होता है कि कोर्ट को अथॉरिटी है टू इंटरप्रेट द लीगलिटी ऑफ लॉ।
कोई लॉ बनी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये देखने का जो अधिकार है ये जुडिशियल रिव्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटी पिछले बार ही दिया था, कल या परसों, उसको देख लीजिए। उसमें यदि आप देखेंगे तो ये नहीं है, तो प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, बाकी 3 है, तो ए सी डी है इसमें, और बाकी पढ़ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन, इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है, देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd अमेंडमेंट से लागू किया गया 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। इसके लिए एक नया जो है अध्याय जोड़ा गया, पार्ट 4A, और आर्टिकल जो है 51A जोड़ा गया। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे लाया गया था, और 86th अमेंडमेंट जो हुई थी, अमेंडमेंट 2002 में, इसके तहत इसको जो है और अमेंड किया गया, और 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। पहले 10 था, यहाँ पे 11वां जोड़ दिया गया। पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी है, कंफ्यूजिंग है। देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बिना पॉलिटिकल पार्टी के चल सकती है क्या, जरा सोचिएगा, नहीं चल सकती है। बाकी इसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना कोई जरूरी नहीं है। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तब भी चल रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है यूके में, वहां जुडिशियल रिव्यू नहीं देता, तभी पार्लियामेंट्री सबसे अच्छा चल रहा है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिविलेजेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रिविलेज जो है आर्टिकल 105 में निहित है। ये पूछा जाता है कि प्रिविलेज क्या है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब बीइंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आपको कुछ हक मिलता है, राइट मिलता है। वो हक क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, और ये सारे कुछ हैं, पढ़ लीजिए। ऑल, हम पढ़ेंगे तो और देर हो जाएगी, तो सभी है इसमें। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ओनली ए सिंपल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आर्टिकल 368 के तहत यदि कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है। इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी पहले समझिए क्या होता है, कि जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं हाउस में, उसके 2/3 से अधिक वोट करने चाहिए, और ये जो 2/3 होना चाहिए वो टोटल मेंबर जो हैं हाउस के, उसके 50% ज्यादा होना चाहिए। इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। लेकिन बिना आर्टिकल 368 के तहत भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनना, स्टेट को तोड़ना, फोड़ना, चेंज होना, नाम बदलना, क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो दूसरा जो बाई कैमेरियल हाउस जो सेकंड चैम्बर बनता है, अपर हाउस, उसको बनाना, उसको मिटाना, जो 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया से रिलेटेड जो हैं, ये 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, ये सारे जो हैं वो सिंपल मेजोरिटीज होते हैं। ऐसे 8-10 और आइटम है, नेट पे जाके पढ़ लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ए मनी बिल कैन नॉट, करेक्ट है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, करेक्ट है। ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, एकदम करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे फाइनेंस बिल होते हैं जो मनी बिल नहीं है। अब आप बोलेंगे ये क्या मामला है, इस पर चलिए बहस बाद में होगी। मनी बिल वो है जो कि स्पीकर कहता है मनी बिल है, दैट्स ऑल। और यदि मनी बिल है तो फिर उसके प्रोसीजर पास होने के बहुत बहुत बदल जाते हैं। तो फाइनेंस बिल, ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल, करेक्ट है। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी जान लीजिए कि मनी बिल एक बार यदि पास हो गया पार्लियामेंट से, तो प्रेसिडेंट उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता साइन करने से, क्योंकि उसी के रिकमेंडेशन पे ये प्रस्तुत हुई है। इसके अलावा मनी बिल के लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग भी पार्लियामेंट का नहीं हो सकता। ये सब भी बात याद रखिए। ये भी याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 109 और 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। राज्यसभा इज ए फुल्ली empowered टू रिजेक्ट और अमेंड ए फाइनेंशियल बिल एज इट डज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। यस, यदि ये फाइनेंस बिल है, मनी बिल नहीं है, तो उसकी पावर वही है जो लोकसभा की है। तो ये सारा जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट।
तो इसमें आप देखेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी है आर्टिकल 39 डी के तहत, बाकी सब जो है वो फंडामेंटल राइट है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर्चुनेटली ये लास्ट स्लाइड है, मैं भी थक गया हूं। Which out of the following will not be considered as an office of profit according to article 102 of the Indian Constitution? इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। आप आर्टिकल 102 को पढ़िए, उसमें दो क्लॉज है, एक है एक और एक है दो। बड़ा मजेदार है। जो एक है, ये दोनों ही जो आर्टिकल 102 में दोनों जो क्लॉज है वो डिस्क्वालिफिकेशन पे है कि कुछ कंडीशन ऐसा हो जाने पे लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव हाउस से निकाला सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से या एमएलए से, एमपी से। तो उसमें है कि एक है कि 102 एक में लिखा हुआ बहुत सारे कंडीशन, उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी है कि एक साथ ही आप लेजिस्लेचर रहते हुए कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, मतलब कोई काम धंधा करने लगते हैं जिससे आपको सैलरी मिलती है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो 102 ए में है, एक में है, और एक है 102 दो। 102 दो में जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत है कि आप एंटी डिफेक्शन जो 10th शेड्यूल से लाई गई थी, यदि आप दल बदलू हो जाते हैं तो आप पर लग सकता है। अब यहां मजेदार बात यह है कि 102 एक के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट को पावर है, और 102 के तहत एंटी डिफेक्शन में पावर जो है ये स्पीकर को है। अब ये बड़ा मजेदार है, इससे क्वेश्चन बनता है कि 102 जो एंटी डिफेक्शन है वो प्रेसिडेंट नहीं स्पीकर को पावर है, और 102 एक के थ्रू जो है प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स। इस ध्यान रखिएगा ये 3-4 क्वेश्चन। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। तो एक मिनिस्टर, एक लेजिस्लेचर का होना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर ही मिनिस्टर बनते हैं, बाकी सब इसमें से है। What is the present strength of the Supreme Court of India excluding Chief Justice? अब ये जो क्वेश्चन सेटर इनको खुद ही पता नहीं है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 34 जजेज हैं। अब आज के डेट में बताएंगे 2018 में कितने कम थे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 17-18 होंगे, ये तो हो नहीं सकता कि 4 साल में ही इसको बढ़ा के डबल कर दिया गया है। तो इसलिए वैसे भी इनवैलिड क्वेश्चन है। 34 जजेज हैं, एक चीफ जस्टिस और 33 जजेज। हु कैन क्रिएट द एंड एबोलिश द काउंसिल ऑफ स्टेट? पार्लियामेंट, और कौन कर सकता है, और किसी को पावर है नहीं। आपने अभी देखा कि ये सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है बिना आर्टिकल 368 के तहत। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सही है, बट ही कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट ए स्पेशल प्रोसीजर। वो स्पेशल प्रोसीजर किस जैसा है? जजेज के जैसा, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए आपको इंपीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा और सारे वही प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे जो एक जज के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, देखिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी होता है और उसके 2 ईसी होते हैं, ईसी 1, ईसी 2। अब ईसी का जो रिमूवल होता है वो इंपीचमेंट से नहीं होता है, वो एक अलग ही इंक्वायरी होती है, और ये रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंड कर दे कि इसको हटाया जाए तो प्रेसिडेंट थ्रू डू इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट कर लेगी उसके थ्रू प्रेसिडेंट इसको डिसमिस कर सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो 2 हैं, क्या उनको हटाने के लिए इंपीचमेंट चाहिए? नहीं चाहिए, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए चाहिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है कि जो यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं उनको भी हटाने के लिए कोई इंपीचमेंट नहीं होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी से प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। A geographically delimited segment of human society united by a common obedience to a single sovereign is called state. ये state का definition है, अच्छा है, इसको रट लीजिए तो आगे आपको कभी काम आ जाएगा। ये क्या कह रहा है आप समझ रहे हैं कि स्टेट उसको कहते हैं जो कि एक फिक्स्ड, जिसकी बाउंड्री है, फिक्स्ड पॉपुलेशन है और उसमें एक सॉवरेन सत्ता है जिसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, इसको स्टेट कहते हैं। और यदि ये नेशन भी हो तो ये नेशन स्टेट इसको कहते हैं, नेशन स्टेट। तो इससे डियर स्टूडेंट क्या निकल करके आया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड को स्टैंड स्टिल करके बात करते हैं। देखिए ये मैं ये कह रहा हूं कि इससे निकल के ये आ रहा है कि इसमें बहुत मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। इसमें मैंने ये देखा है कि करीब 60 क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उसमें करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं एकदम अरबिट बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है।
4-5 क्वेश्चन इनवैलिड हैं, एकदम रॉन्ग हैं, सेटर ने गलती कर दिया, वो तो हर एग्जाम में आपको 2-3 रॉन्ग मिलेंगे, और बाकी करंट इवेंट के क्वेश्चन हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अब तक हिंट मिल गया होगा। एक और आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा फोकस करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री, डिवीजन, विंग, उसके जो डिपार्टमेंट, कौन किसके अंडर में है, ऑल इंडिया सर्विस, उसके मेजर माइनर पेनल्टी, डिवीजन का हेड कौन होता है, तो हायरार्की क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये सारी चीजें पूछते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है, नहीं जानना चाहिए, आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप कोई आईएएस नहीं बने हैं कि आपको ये सब जानना है, या आईएएस की ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये मतलब ये पूछ रहे हैं, बेकार की बात है। इसके अलावा ये जो आज़ादी के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके टाइम में बना, डिविजनल कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर किसके टाइम में बना, ये सब सारी चीज़ें भी ये पूछते हैं। तो वो तो चलिए ठीक है, कई लोग पूछते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब हार्डली इन्होंने कोई एल्टन मायो हो, चाहे वो हर्बर्ट साइमन हो, चाहे फेडरिक टेलर हो, फयोल उर्बी, कुछ नहीं पूछा इन्होंने। मतलब ये ऐसा अधूरा अधूरा सा पेपर लगता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट को आप जांच ही नहीं रहे हो कि उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि नहीं। आप ये जांचने की कोशिश करो जो उनको नहीं आना चाहिए। उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी नीचे होता है कि डिप्टी सेक्रेटरी, लेकिन आप वो सब चीजें पूछ रहे हो। उनको फयोल, उर्बी, गुलिक और हर्बर्ट साइमन एंड टेलर, वेबर, कुछ नहीं पूछ रहे हो आप। तो ये बहुत ही उटपटांग पेपर है, मैं बिल्कुल ही इससे अनहैप्पी हूँ। आप जैसे भी पूछना है पूछ लो। और इतनी एरर, 4-5, वैसे तो 100 में 2-3 एरर तो होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एरर वाले क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेग हैं, एंड इनवैलिड क्वेश्चन है, एंड बकवास क्वेश्चन है बहुत सारे। एनीवेज, आप हिंट मिल गया होगा आपको किस तरह से तैयारी करनी है। यदि आप केवल जामिया नहीं दे रहे हो, इसके अलावा CUET भी दे रहे हो, DUET भी दे रहे हैं, या UGC नेट, तो आपके लिए एक मौका है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। उस पे हर वीक में जो है वो 2 टेस्ट पेपर को मैं बनाता हूं, उसको देता हूं, और उसमें बहुत सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके डाउट क्लियर करते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे करनी है, गाइडेंस, और उसको लाइव सेशन भी उसमें होती है। यदि आप इंटरेस्टेड हो, ये पेड है, नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अपनी नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर आप इस ईमेल आईडी पे भेजें, आपको गाइड की जाएगी। इस तरीके से आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं भरसक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सेफ रहें, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एंड खुश रहें और खुशी खुशी एग्जाम दें। एक पेपर और मैं लेकर के आऊंगा कल या परसों सुबह। लास्ट मिनट टिप शायद कुछ दे पाए या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा देने लायक कुछ बचता नहीं। मैं हर बार काफी टिप्स दे रहा हूं। आई होप कि आप मेरे एग्जामिनेशन गाइड को पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए उस एग्जाम गाइड को जिसका नाम है एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड मॉडल टेस्ट पेपर। ये 2 गाइड को आपके लिए काफी होगा। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने दिया है, वो तो ये पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं वो। और जितनी पास्ट ईयर पेपर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये और अदर भी, उसको भी देख लीजिए। करंट इवेंट के लिए जो मेरे चैनल पे चल रहा है वीकली करंट इवेंट, उसको जरूर देखिए, उससे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सो ओके, बाय, गुड विश।